Good evening, students. My name is Prabhakar and I am your faculty for the subject सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 के सेक्शन 6 से सेक्शन 10 को कवर करने की कोशिश करेंगे और उनके मेन प्रोविज़न्स को, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स को ही गो थ्रू करेंगे। सेक्शन 6 टेल्स अबाउट कंट्रीब्यूशन एंड मैटर्स विच मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन स्कीम। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन 3% में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इज़ 12%, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 12% होता है और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जो है 12% होता है पीएफ के कंसर्न में। और ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का होता है उनके बेसिक, उसमें बेसिक वेजेस प्लस जो उनका डियरनेस अलाउंस होता है प्लस रिटेनिंग अलाउंसेज जो होते हैं उनको ही जोड़ के जो उसका 12% होता है वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है। और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उस 12% में 8.33% जो है पेंशन स्कीम में चला जाता है और 3.67% जो है उनका पीएफ अकाउंट में जाता है। तो कंट्रीब्यूशन ये है, बट एक्ट में जो है 10% का भी कंट्रीब्यूशन दिया गया है। अभी के लेटेस्ट प्रोविजंस के हिसाब से वैसी एस्टेब्लिशमेंट्स जो कि सिक इंडस्ट्रीज़ में चली गई हैं या फिर वहाँ पे 20 से कम लोग काम कर रहे हैं या फिर जहाँ पे लॉसेज जो है उनके नेटवर्थ से ज़्यादा हो गया है तो 10% भी कंट्रीब्यूशन अलाउ किया जाता है 12% के बदले। देन 2018-19 में अमेंडमेंट के थ्रू जो है वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो है इनिशियल 3 इयर्स तक जो है 8% तक अलाउ किया गया। जो नई वुमेन किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रही हैं तो वैसे प्रोस्पेक्ट में, ताकि उनका जो है इनकम ज़्यादा रहे और प्लस कंट्रीब्यूशन उनको स्टार्ट में 8% तक ही कंट्रीब्यूट करने के लिए बताया गया। तो कंट्रीब्यूशन के सेंस में इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में बताया गया। देन नेक्स्ट है 6A में एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फ्रेम ए स्कीम टू बी कॉल्ड द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर सुपर एनुवेशन पेंशन भी बोलते हैं, रिटायरिंग पेंशन भी बोलते हैं, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। विडो और विडोड पेंशन भी बोलते हैं, चिल्ड्रन पेंशन और ऑर्फन पेंशन पेबल टू द बेनिफिशियरीज ऑफ सच एम्प्लॉयज़। और यहाँ जिसमें कंट्रीब्यूशन की बात है, सच सम फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 6 नॉट एक्सीडिंग 8 and 1/3% of the basic wages, dearness allowance and retaining allowance if any of the concerned employees or may be specified in the pension scheme। मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 8.33% का बताया गया है। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट नहीं करना है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन 12% का रहेगा उसी का 8.33% जो है पेंशन स्कीम में 1995 में चला जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे 6C में एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम बताया गया है, वो भी बेनिफिट जो है एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फ्रेम ए स्कीम टू बी कॉल्ड द एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। यहाँ पे उनको लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट दिया जाएगा और इसी को हम लोग एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं। जो केस अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वैसे केस में जो है यहाँ एम्प्लॉयर एक परसेंटेज जो है, जो 1% से ज़्यादा नहीं होना है, वो अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करता है इस इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू, और इसके बेसिस पे जो है इन केस इन डेथ ऑफ एम्प्लॉयज़ जो उनको जो है उसको बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को प्रदान किया जाता है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम जो सेक्शन 7 में आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में रहता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एड टू अमेंड और वेरी इधर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली द स्कीम, द फैमिली पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम एज द केस में बी। मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम की पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट पे रहती है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर्स के पास कितना मनी जो है पीएफ से रिलेटेड ड्यू है उसका डिटर्मिनेशन के लिए जो है 7A में जो अथॉरिटी बताई गई हो, अथॉरिटी द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एनी एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एनी डेप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एनी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एनी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा, जो कि ऑर्डर के थ्रू ये डिटर्मिनेशन को जो है लागू करेगा कि इतना डिटर्मिनेशन, कितना पीएफ जो है एम्प्लॉय
एम्प्लॉयर के पास ड्यू है। देन इस ऑर्डर का जो है रिव्यू, डिटर्मिनेशन के ऑर्डर का रिव्यू भी किया जा सकता है। अगर कोई भी एग्रीवेट पार्टी इससे खुश नहीं है तो ये रिव्यू के लिए भी जो है अप्लाई कर सकती है। देन नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्केप्ड अमाउंट। इसका क्या कॉन्सेप्ट है 7C में? स्केप्ड अमाउंट का मतलब है कि वैसा अमाउंट जो डिटर्मिनेशन के समय जो है कंप्लीट पीएफ के प्रोस्पेक्ट में नहीं आया और बाद में लेटर ऑन इट केम इनटू द नॉलेज ऑफ द अथॉरिटी कि और भी अमाउंट एम्प्लॉई को दिया जा सकता था, जो कि एम्प्लॉयर ने किसी रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करने में जो है कॉपरेट नहीं किया और इसकी वजह से वो अमाउंट बच गया। दैट इज़ कॉल्ड स्केप्ड अमाउंट। उसी को हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ स्केप्ड अमाउंट बोलते हैं। देन सेक्शन 7D टॉक्स अबाउट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का मतलब है ट्रिब्यूनल में ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो ट्रिब्यूनल है, उसी ट्रिब्यूनल के प्रोस्पेक्ट में जो अपील होगा उसके प्रोसेस को, उसके राइट्स को, ऑर्डर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देन सेक्शन 8 जो है टॉक्स अबाउट मोड ऑफ रिकवरी ऑफ मनीज ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। किस प्रोस्पेक्ट से जो है एम्प्लॉयर से जो है मनी की रिकवरी होगी उस प्रोसेस को बताया गया है। और अगर कभी एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन में खुद से कंट्रीब्यूट करके उनके पैसे को दे देता है तो वो एम्प्लॉय से रिकवरी कर सकते हैं, या फिर अगर उसने कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ को के अमाउंट को कंट्रीब्यूट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करेगा और कॉन्ट्रैक्टर फिर उस एम्प्लॉय से रिकवर करेगा। देन सेक्शन 8B टॉक्स अबाउट इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट इशू करने की बात करता है ताकि वो जो भी ड्यू अमाउंट हो उसकी रिकवरी कर सके। और उसके बाद सेक्शन 10 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट की बात करता है। मतलब इसमें इस अमाउंट जो कि रिलेटेड है किसी मेंबर के अकाउंट में, अगर वो प्रोविडेंट फंड जाता है तो वो उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, वो किसी भी और अमाउंट को या किसी भी और डेट को कंप्लीट करने के लिए रिकवरी के तौर पे उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एनी मेंबर इन द फंड और ऑफ एनी एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय इन ए प्रोविडेंट फंड शैल नॉट इन एनी वे बी कैपेबल ऑफ बीइंग असाइंड or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order of any court in respect of any debt or liability incurred by the member। मतलब किसी भी प्रोस्पेक्ट में कोई डेट या कोई लाइबिलिटी के लिए उस फंड के पैसे को रेफरेंस के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता है। इससे जो है प्रोटेक्शन ये एक्ट देती है और उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। ये एक अच्छी फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ के कंसर्न में की गई है। तो students, this way we have completed section 6 to section 10. In my next video we will try to cover section 11 to section 15. Thank you very much, students.